हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिकल विंग्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। पीडीएफ फाइल के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स से जुड़ें। दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल विंग्स, उसका लिंक आपको दे दिया गया है नीचे येलो बॉक्स में रेड कलर से दोस्तों। और दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार। हाँ दोस्तों, आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर जो है प्रथम पत्र राजनीतिक विचारधारा की परंपरा यानी कि ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग, और उसका जो शीर्षक है दोस्तों अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार। मैं हूँ दोस्तों गौरव कुमार, आपको बताऊंगा। और दोस्तों, इस आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग से जुड़ जाइए। ये आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप यहाँ से कॉपी करके उसके बाद आप जा सकते हो। ठीक है। अरस्तु के दास प्रथा पर विचार क्या था? यह दास प्रथा यूनानी जीवन का एक विशेष अंग था। दोस्तों, जब अरस्तु का जन्म काल था उसी समय से वहाँ पे दास प्रथा का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही था। जो दास हैं उनको किसी देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जाता था, इसलिए यूनानी जीवन का ये महत्वपूर्ण अंग था। अब अरस्तु दोस्तों जो है ना तो दासों को जानवर की तरह जीवन चाहता था और न ही इस प्रथा का अंत। अब इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? अब दासों को जानवर की तरह क्यों नहीं ट्रीट करवाना चाहता था? क्योंकि दोस्तों वो दासों में भी मानवता का समझते थे कि उनके अंदर भी मनुष्य है और उनको भी मनुष्य के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। तो उनको जानवर की तरह पीटा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है इसी में, और न ही इस प्रथा का अंत। अब इस प्रथा का अंत क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इस प्रथा का अंत करवाने से देश का आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए दोस्तों वो इस प्रथा को नहीं ख़त्म करना चाहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, वह मालिकों से दासों पर दया के व्यवहार करने का अनुरोध करते थे। यानी कि जो भी दास जिस मालिक के अधीन रहेगा, उस मालिक का वो कर्तव्य यह है कि उस दास के साथ उचित व्यवहार किया जाए, इस तरह से नहीं जिस तरह से एक जानवर के साथ ट्रीट किया जाता है, वैसा नहीं। ठीक है। अरस्तु का दासों पर विचार। अब दोस्तों, स्वामी केवल दास का स्वामी है। वाह, यानी कि स्वामी उसका दास नहीं, जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास ही नहीं वरन पूर्ण रूप से उसी का है। वह निश्चय ही स्वभाव से दास है। वह दूसरे की संपत्ति है या उसका कब्जा है। अब कब्जा क्या होता है? एक कब्जे को परिभाषा यह है कि वह कार्य करने का केवल एक साधन है जो कब्जा करने वाले से पृथक है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये बताया है कि स्वामी जो है वो केवल दास का स्वामी है। ठीक है। दासत्व का स्वरूप क्या है? अरस्तु परिवार के लिए दो प्रकार के साधन आवश्यक मानता है। फर्स्ट है दोस्तों सजीव, यानी कि एनिमेटेड, और उसके अंतर्गत क्या रखता था? पशु और दास को। ठीक है।
यानी कि जिसमें जीव हो तो जीव किसमें होगा, पशु में भी होगा और जो दास है उसमें भी होगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों इसी में निर्जीव यानी कि इन एनिमेशन। इसमें दोस्तों क्या है, घर, खेत, सोना, चांदी, ये सब को रखा गया है। दास प्रथा के संबंध में अरस्तु की धारणाएं क्या है। फर्स्ट जो है, प्रकृति में मनुष्य एक दूसरे से समान गुणों के अनुसार विभिन्न भागों में बांटे गए हुए हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों, यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौन गुणवान है अथवा किसमें गुणों की कमी है। अरस्तु द्वारा दास प्रथा के समर्थन के आधार क्या हैं। फर्स्ट है दोस्तों, योग्य का अयोग्य पर स्वाभाविक शासन। ये दोस्तों यानी कि प्राकृतिक तौर पर ये बात है कि जो योग्य होता है वो अयोग्य पर शासन करता है। अयोग्य क्या, जो माने उस किसी कार्य को कर सके, और अयोग्य क्या, जो उस कार्य को ना कर सके। यानी कि अगर शासन का कार्य कर सकता है तो वो योग्य है, और शासन का कार्य नहीं कर सकता है तो अयोग्य है। तो जो योग्य है वो शासन करेगा, जो अयोग्य है वो शासित होगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न तथा उसका भेद। निम्न का स्वभाव उच्च को मान देने में है। यानी कि जो निम्न कोटि के लोग हैं वो दोस्तों उच्च कोटि के लोगों को सम्मान देते हैं, वो उनका स्वभाव होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सार्वभौमिकता। उस समय यह प्रथा सभी जगह प्रचलित थी। इसकी समाप्ति नगर राज्य के अस्तित्व को खतरे में डाल देता है। और दोस्तों यूनान में उस समय सभी जगह पे ये विद्यमान थी, इसलिए इन्होंने बोला कि यह सार्वभौमिक है, और इसको अगर समाप्त कर दिया जाएगा तो जो नगर व्यवस्था चली आ रही थी उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता, आर्थिक तौर पे फिर और तौर पे, क्योंकि कारखानाएँ चल रहे थे तो दोस्तों उसमें ये लोग मजदूरी करते थे, ये बने वहाँ पे काम करते थे। तो कारखाने चलेंगे, उद्योग धंधे चलेंगे तो देश की आर्थिक विकास होगा। इसलिए दोस्तों अगर ये लोग चले आएंगे तो माने उसका बाधा पहुँचेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मनुष्य के प्राकृतिक असमानता का आधार। कुछ मनुष्य में शासक के गुण होते हैं तो कुछ में आज्ञा पालन का गुण। अब ये दोस्तों जो मनुष्य है उसकी प्राकृतिक है, यानी कि प्राकृतिक उसी तरह बनाया है। प्राकृतिक में सभी मनुष्य एक दूसरे से समान नहीं है, सभी में असमानता होती है। और कुछ मनुष्य में आप शासन का गुण देखोगे, और कुछ में आज्ञा पालन का गुण, यानी कि कोई आज्ञा बहुत अच्छा से पालन कर सकता है और कोई शासन बहुत अच्छा से कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये बात उन्होंने बताई अपने दास प्रथा के समर्थन में। और अरस्तु द्वारा दास प्रथा के समर्थन के आधार क्या है। उन्होंने ये बोला कि स्वामी तथा दास दोनों के लिए लाभकारी है। यानी कि दास प्रथा स्वामी और जो दास है उन सारे दोनों के लिए आवश्यक है। अब स्वामी के लिए इस प्रकार से आवश्यक है क्योंकि उसे माने जब दास रहेगा तभी उसके पास समय रहेगा, मैंने अपने जो शासन संबंधी विचार सोचने के लिए उसके पास समय होगा। और जो मैंने स्वामी रहेगा तो दोस्तों दास के लिए इस प्रकार से उपयोगी है क्योंकि स्वामी जो है उसको रक्षा करेगा, फिर उसे निर्देशित करेगा कि किस प्रकार से कार्य करेगा।
नहीं तो दास दोस्तों अपने खुद से निर्देशित नहीं होगा और उसका उन्हें जीवन खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दास के लिए शासक के अधीन रहकर दासों का कल्याण होगा क्योंकि वह विवेक शून्य होते हैं। और जो दोस्तों दास होते हैं वो शासक के अधीन रहकर उनका माने कल्याण होगा क्योंकि उनमें बुद्धिमत्ता की कमी होती है कि किस प्रकार से जीवन जीना है। फिर शासक के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, शासक के पास शासन संचालन के लिए प्राप्त समय होना चाहिए। अब पर्याप्त समय अगर मैंने अपने कार्य में वो अगर बिजी रहेगा शासक तो पर्याप्त समय उन्हें मिलेगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों दास उनको वो पर्याप्त समय मुहैया करवाता है क्योंकि दास उनके बदले कार्य करता है उनके कार्यों को। नेक्स्ट दोस्तों, कार्य विभिन्नता के आधार पर सभी लोगों के लिए अलग अलग कार्य प्राकृतिक द्वारा निर्धारित है। स्वामी के पास बौद्धिक बल है, वही दास के पास शारीरिक बल है। समझ गए होंगे दोस्तों अभी तक आप। दासता के दो प्रकार हैं। स्वाभाविक दासता, जो व्यक्ति जन्म से ही मंद बुद्धि और अकुशल तथा अयोग्य हो वह स्वाभाविक दास होता है। यानी कि प्राकृतिक तौर पे ही दास कुछ लोग जन्म लेते हैं और उनमें क्या बातें होंगी, वो मंद बुद्धि हो यानी कि उसे ज़्यादा समझ में ना आए दुनिया के बारे में और बेवकूफ़ हो। फिर दोस्तों अकुशल यानी कि कार्य करने में कुशल नहीं हो, तो जो कार्य करने में कुशल नहीं होगा तो वो दास ही बनेगा। फिर अयोग्य यानी कि इसमें योग्यता ना हो तो दोस्तों वो भी दास ही बनेगा, तो वो प्राकृतिक रूप से दास बना है यानी स्वाभाविक दास है वो। नेक्स्ट है दोस्तों कानूनी दासता। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कानूनी और एक प्राकृतिक। कानूनी दासता दोस्तों युद्ध में हारने पर जो बंदी बनाए जाते हैं माने जाते थे वो दास कहलाते थे और यह दासता का कानूनी प्रकार है। और दोस्तों यानी कि युद्ध हुआ किसी देश के साथ और उसके सैनिक को आप कैप्चर करके फिर रख लिया अपने पास, फिर उससे आप कार्य करवा रहे हैं, तो यह दोस्तों कानूनी दासता के अंदर आएगा। और ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अरस्तु यूनानी को दासता से मुक्त रखता है और वह युद्ध हारने पर भी उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता ऐसा कहता है। और दोस्तों क्योंकि अगर दासता को हम देखें तो दासता तो ये थे कि अगर युद्ध में आप हारोगे तो किसी भी मैंने जो जीता उसका आप दास बन जाओ। लेकिन अरस्तु ने क्या बोल दिया, अरस्तु दोस्तों जो मैंने यूनानी लोग अगर हार जाते हैं किसी युद्ध में तो उनको मैंने दास नहीं बनाया जा सकता, यह दासता से उनको मुक्त रखता है। ये बात इन्होंने बताई है। दास प्रथा के बारे में अरस्तु की व्यवस्थाएं क्या है। अब दोस्तों इन्होंने क्या क्या बताए हैं पॉइंट आप देखो। दास प्रथा वंशानुगत नहीं होनी चाहिए, यानी कि वंश यानी कि जैसे अगर किसी आदमी के मैंने किसी वंश में अगर उसका पिता कार्य किया तो ये जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी दास होगा। फर्स्ट पॉइंट यही है दोस्तों। फिर कानूनी दासता से को मान्यता नहीं देनी चाहिए, यानी ये दोस्तों बोलते हैं कि जो मैंने युद्ध में बंदी बनाया गया है उसको ज़्यादा मान्यता नहीं देनी चाहिए। दासों को भौतिक और शारीरिक सुख की सुविधा प्रदान करना स्वामी का कर्तव्य। अब दोस्तों ये जो कानूनी दासता वाला जो विषय था इसमें इसलिए वो मना करते हैं क्योंकि इसमें जो मैंने अगर हार गया है तो युद्ध कोई देश और आप उस देश के निवासियों को बंधक बना रहे हो, वहाँ के सैनिकों को बंधक बना रहे हो, तो इसमें दोस्तों कुछ जो मैंने
यानी कि शासक प्रवृत्ति के भी लोग आ जाते हैं, तो इसीलिए इसको कानूनी व्यवस्था को वो ज़्यादा उचित नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दासों के भौतिक और शारीरिक सुख की सुविधा प्रदान करना स्वामी का कर्तव्य है। यानी कि उसको मैंने जो भी जीवन यापन करने के लिए जैसा भी सुख सुविधा चाहिए वो सारा देना चाहिए। और भौतिक सुख और शारीरिक सुख यानी कि शादी वादी उन्हें करवानी चाहिए, और भौतिक सुख यानी कि जो भी वर्तमान में सुख सुविधाएं हैं उसे देनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, स्वामी को अपने मृत्यु के समय दासों को दासता से मुक्त कर देनी चाहिए। अब दोस्तों अगर शासक ही मर जाएगा तो क्या है, उसको मैंने अपने जो दास हैं अपने अधीन उन सभी को छोड़ देना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, दास प्रथा स्वामी और सेवक दोनों के लिए हितकर। आपको मैंने पिछले ही बार में ही बताया था कि किस प्रकार से हितकर है, क्योंकि एक तो विवेकशील होते हैं और एक विवेक शून्य होते हैं। तो जो विवेकशील होते हैं उनके लिए कार्य करने के लिए माने मानसिक कार्य होता है तो उनको समय चाहिए, और वो समय अगर वो कार्य में अपने कार्य में बिता दें तो फिर उनको समय मिलेगा नहीं। तो जो दास है दोस्तों वो उनको वो समय प्रोवाइड करता है, उनके बदले वो कार्य करता है, और इस प्रकार से जो माने बुद्धिमान है वो अपना सोचता है और फिर प्लानिंग करता है। और जो मैंने दास हुआ दोस्तों वो दोस्तों मैंने जो शासक है उसके निर्देश पे कार्य करता है और अपना जीवन यापन करता है। अरस्तु के दास प्रथा की आलोचना क्या है? मानव में प्राकृतिक समानता। फिर दोस्तों ये बोलते हैं कि अब इनको आलोचना किस प्रकार से किया जाता है इनके आलोचक द्वारा। ये बोलता है कि मैंने मानव जो है वो प्राकृतिक रूप से समान है। हाँ थोड़ा बहुत अगर बुद्धिमत्ता के आधार पर देखेगा तो वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैंने उसका रूप उसकी बनावट ये सारे सेम है। नेक्स्ट दोस्तों, विवेक के आधार पर विभाजन में कठिनाई। यानी कि अगर हम विवेक को आधार माने विभाजन का तो ये नहीं बोल सकते कि किस प्रकार से, क्योंकि हमारे पास जांचने का कोई औजार नहीं है कि हम उसे प्रयोग करेंगे और ये जान लेंगे कि वो कितना विवेकशील है। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट दोस्तों, वातावरण की उपेक्षा। यानी कि जो व्यक्तित्व का जो विकास होता है, व्यक्तित्व का निर्माण वंश तथा वातावरण की देन है। यानी कि किस प्रकार के वातावरण में वह पला बढ़ा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व के विकास के लिए। ठीक है। फिर यूनानी के प्रति रूढ़िवादिता। वो दोस्तों यूनानी जो लोग हैं उन्हें मैंने युद्ध हारने पे उनको बंदी और दास बनाने का समर्थन नहीं करता है। यह दोस्तों उसकी रूढ़िवादिता है। अगर वो कानून बनाता है दास के प्रति तो उसे सभी को, चाहे यूनानी हो या कोई और हो, सभी को एक समान रूप से देखना चाहिए। लेकिन उन्होंने यूनानी को उसमें छूट दिया, इसलिए उनको उनकी आलोचना की जाती है यहाँ पे। फिर दोस्तों, अराजकता का घोतक समाज को दो वर्ग में विभाजित करना उचित नहीं है। ठीक है। यानी कि अगर हम समाज को दो वर्ग में विभाजित कर देंगे, एक शासक और दास वर्ग में, तो दोस्तों उससे क्या होगा, समाज में माने स्थिरता नहीं बनी रहेगी। ये बात इन्होंने बताया। फिर दोस्तों, अरस्तु के दास प्रथा की आलोचना और किन किन आधार पर किया जाता है? एक तो दोस्तों विचारों में विरोधाभास, यानी कि उसका जो विचार है वो अलग अलग है। एक तरह तो कहता है कि दास को मैंने अच्छा तरह से रखना चाहिए दासों को,
जानवर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, दूसरी तरह दोस्तों उसकी आलोचना भी करता है। फिर दोस्तों शारीरिक श्रम की उपेक्षा करता है वो, यानी कि जो कार्य करते हैं, जो दास मने कार्य करते हैं, उनके श्रम जो मने कार्य को वो ज़्यादा महत्व नहीं देता, वो बौद्धिक कार्य को ज़्यादा महत्व देता है। अवदास्ता में के निर्णय में कठिनाई। अवदास्ता किस प्रकार की होगा, यानी कि वो एक तो कानूनी दासता का वो विरोध करता है, तो ये भी यहाँ पे आलोचना का कारण बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्तित्व का अभाव, यानी कि दास अपने विवेक से ही औद्योगिक परिसर में कार्य करते हैं और उसमें भी वो विवेक का प्रयोग करते हैं। अगर दास विवेकशील नहीं होता तो दोस्तों कल कारखानों में कैसे कार्य करता। तो ये दोस्तों यहाँ पे आलोचक उसके विरोध करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आधुनिक सिद्धांतों की अवहेलना इस सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। अब जो आधुनिक यानी जो सिद्धांत है उसमें दोस्तों स्वतंत्रता एवं समानता के का बात किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो सिद्धांत है ये दोस्तों ये उसके विरुद्ध है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स के साथ जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।